हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑरेंज बोर्ड एजुकेशन। चलिए आज शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, कौन बन गए? चार ऑप्शन है: टी एस त्रिमूर्ति, डी एस नरावने, चेमा रणवीर नारायण एंड वी एस पठानिया। तो इसका करेक्ट आंसर है टी एस त्रिमूर्ति। ठीक है, जो ये रेड लेटर में है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये इनकी पिक्चर्स है, ये आप इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं। इन्हें क्या बनाया गया है? टी एस त्रिमूर्ति को क्या बनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र आतंक विरोधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब संयुक्त राष्ट्रीय समिति का जो बनाया गया है, तो देखते हैं कि अपन संयुक्त राष्ट्र संघ होता क्या है। तो इसके बारे में देखते हैं कि इसकी क्या हिस्ट्री है। सबसे पहले इसका जो पॉइंट है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक है, और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें 5 देश हैं। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको अपन यूएस के नाम से जानते हैं, अमेरिका जिसको बोलते हैं, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये इसके शुरुआती इसके क्या थे? सदस्य थे। आगे देखते हैं इसके बारे में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। अभी फ़िलहाल इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें 193 देश हैं इसके अंदर, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर। और जो सबसे अभी प्रेजेंट यानी कि जो अभी सबसे नया देश इसमें जो जोड़ा गया है वो 11 जुलाई 2011 को जोड़ा गया था। और वो किसको जोड़ा गया था? दक्षिणी सूडान यानी कि साउथ सूडान को इसके सदस्य बनाया गया था। अगला जो इसका पॉइंट है वो, अब देखिए ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है ना, इसमें भी अलग अलग संस्थाएं होती हैं। तो इसमें सबसे पहला तो होता है, एक तो होता है महासभा होती है, फिर सुरक्षा परिषद होती है, आर्थिक व सामाजिक परिषद होता है, सचिवालय होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। तो ये कुछ इनकी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनके अंदर अलग अलग रूप से काम करती हैं, वो इसके हिस्से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 6 भाषाओं को स्वीकृत किया है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? देखिए, एक तो अरबी भाषा है, एक चीनी है, एक अंग्रेजी है, एक फ्रांसीसी है, रूसी है और स्पेनी है। ठीक है, ये इनकी भाषाएं हैं। और इसमें से 2 भाषाएं ऐसी हैं जो जो इनकी क्या होती है? ऑफिशियल लैंग्वेज इनको मानी जाती है। वो कौन सी है? इंग्लिश और फारसी लैंग्वेज को इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है। देखिए स्टूडेंट, जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि पीएम एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये इनके ऑप्शंस है: व्यापार, मेडिसिन, साहित्य और लोक प्रशासन। तो इसका करेक्ट आंसर है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन के क्षेत्र में पीएम एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है। ये इनकी जो पिक्चर है वो यहाँ पे मैंने डाल दी है। देखिए आगे देखते हैं, पीएम एक्सीलेंस अवार्ड के बारे में अपन कुछ देखते हैं। इसको पीएम उत्कृष्टता अवार्ड भी हिंदी में बोला जाता है, एक्सीलेंस को उत्कृष्टता बोला जाता है। देखिए इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। इस अवार्ड को जो सबसे पहले शुरुआत किया गया था ना, वो 2006 में इसको शुरुआत किया गया था। और ये कौन से विभाग के द्वारा शुरुआत किया गया था? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया था। और ये लोक प्रशासन में दिया जाता है। ठीक है, किस में दिया जाता है? लोक प्रशासन के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। अगला इसका जो पॉइंट है कि ये जो अवार्ड जो शुरू किया गया था, इसके लिए ये इसका मतलब मोटिव क्या था, यानी कि क्यों शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था, देखिए, सरकार और आम जनता के बीच में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। और हाल ही में इसका एक पोर्टल भी शुरू किया गया है जिसका मंत्र क्या है? अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार होता है। ठीक है, मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट, ये इसका क्या है? मोटो है। अगला जो इसका पॉइंट है कि हाल ही अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने क्या किया कि इसके लिए एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, और इस साल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, कि इस साल ये जो पीएम एक्सीलेंस अवार्ड है इसकी राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 20 लाख कर दिया है। पहले ये कितना होता था? 10 लाख रुपए होता था। लेकिन इस साल क्या कर दिया है कि इसकी जो इनाम राशि है वो 10 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 20 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अगला जो है कि पॉइंट है इसका कि जिले के आर्थिक विकास की दिशा में जिला कलेक्टरों के प्रदर्शन को मान्य देने के लिए इस योजना को 2020 में इसको क्या किया गया था? पुनर्गठित किया गया था। ठीक है, अगला जो करंट अफेयर्स है अपना वो है कि
INSACOG किस देश के द्वारा जीनोम अनुक्रमण यानी कि जिसको इंग्लिश में जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं और कोविड उपभेदों की विविधता की निगरानी के लिए स्थापित किया गया एक फोरम है। ठीक है, वो ये पूछना चाह रहा है कि ये जो INSACOG है ये किस देश के द्वारा विकसित किया गया था और ये किस किस क्षेत्र के अंदर काम करता है। ये जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर काम करता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है आपके पास चाइना, रशिया, भारत और अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका भारत। ठीक है, ये इसकी इमेज है जीनोम सीक्वेंसिंग की। अब अपन देखते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं अपन, क्योंकि हाल ही में कोविड के दौरान जीनोम सीक्वेंसिंग का बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में रहा है। तो देखिए देखते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है। देखिए जो जीनोम सीक्वेंसिंग होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का वायरस होता है। ठीक है, वायरस का डेटाबेस होता है कि जिसमें अलग अलग तरह के क्या होते हैं, अपने वायरस होते हैं। कोई एक ऐसा वायरस किस प्रकार का दिखता है इसकी जानकारी उसके जीनोम से मिलती है। यानी कि जो जैसे अपने अंदर DNA होता है उसी अंदर वायरस जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो जीनोम होता है उससे उनको पता चलता है कि किस तरीके का वायरस है। और इसी तरीके के जो वायरस होते हैं यानी कि कलेक्शन ऑफ वायरस को क्या बोला जाता है, जीनोम बोला जाता है। और इनके बारे में जानने की विधि को क्या बोला जाता है, जीनोम सीक्वेंसिंग बोला जाता है। ठीक है, हमारी कोशिकाओं के भीतर आनुवंशिक पदार्थ होता है जिसे हम RNA और DNA कहते हैं। इन सभी पदार्थों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है। यानी कि अभी अगर सभी RNA और DNA को अगर मिला दें तो उनको क्या बोलते हैं, अपन जीनोम बोलते हैं। और इस जीनोम की मैपिंग करना ही क्या होता है, अपना जीनोम मैपिंग कहलाता है या जिसे जीन कहते हैं। और ये जो होते हैं क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर क्या चले जाते हैं। जैसे कि जो आपने पढ़ा भी होगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि आनुवंशिक में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर होता है जीन। एक जो मानव में जो जीनोम का रेशियो होता है वो कितना होता है, 80,000 से 1 लाख तक क्या होते हैं, जीन्स होते हैं मानव शरीर के अंदर। ये एवरेज रेशियो है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है कि जीनोम के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जीनोमिक्स कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सका है कि जीनोम के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीनोमिक्स। अगला क्वेश्चन है अपना, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 6G तकनीक पर 6 टास्क फोर्स का गठन किया है। ठीक है, हाल ही में देखिए एक केंद्रीय मंत्रालय है, उसने क्या किया है कि 6G टेक्नोलॉजी में एक 6 टास्क फोर्स का क्या किया है, गठन किया है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा मंत्रालय है। तो इसके ऑप्शंस है ये, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो अपना क्या है, संचार मंत्रालय। संचार मंत्रालय ने क्या किया है, हाल ही में ये किया है। इसकी इमेज भी मैंने यहाँ पे दे दी है, ये रही इसकी इमेज। अगला क्वेश्चन है कि US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, देखिए ये US चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहाँ पे है, ये अमेरिका में है। ने क्या किया है, हाल ही में US इंडिया बिजनेस काउंसिल, यानी कि यहाँ पे एक समिट हुई थी, US इंडिया बिजनेस काउंसिल की एक समिट हुई थी वहाँ पे। तो इस काउंसिल का जो हेड है वो किसे नियुक्त किया गया, इस काउंसिल का जो हेड नियुक्त किया गया है, ये अपने ऑप्शंस है इसमें से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अतुल केशव। ठीक है, अतुल केशव को क्या किया गया कि US इंडिया बिजनेस काउंसिल जो हुई थी उसका क्या बनाया गया, उसको हेड बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिए। इसका करेक्ट आंसर है अतुल केशव। ये आपकी इमेज है, US इंडिया जो बिजनेस काउंसिल हुई थी उसका ये लोगो है। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ये अभी नया चैनल है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कीजिए और जितना हो सके इस चैनल को क्या कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए अगर आप शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। देखिए मैं आपको फ्री में करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ और आप मेरे पे सिर्फ इतना भरोसा रखिए, क्योंकि लास्ट 1-2 सालों से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि किस तरीके के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। और आप सबको पता है कि आजकल जो सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गए हैं वो कौन लेने लग गया है, TCS। और TCS जो उसका पेपर होता है, GS का जो पेपर होता है, जो GK का पेपर आता है, उसमें आप मान के चलिए कि 50 to 60% वेटेज किसका देता है, वो करंट अफेयर्स का देता है। तो आप जितना हो सके उतना करंट अफेयर्स पे वेटेज रखिए। आपके NTPC के पेपर में भी मैं आपको बता देता हूँ, 50 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से आप मान के चलिए 25 से 30 के बीच में जो क्वेश्चन होंगे वो आपके GK के ही होंगे, करंट अफेयर्स के होंगे। और जो मैं आपको ये
क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आप मान के चलिए इनमें से आपका 80% क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से ही मिलेंगे। इसके अलावा मैं एक और सीरीज़ चालू करूँगा जो कि सब्जेक्ट वाइज होगी, ठीक है। टॉपिक वाइज जो जीके आएंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और आप अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, ठीक, कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया कि 31 मार्च तक उन्होंने डेडलाइन दी है कि 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से जोड़ना है। और अगर कोई अगर नहीं जोड़ेगा तो उस पर कितने हज़ार रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा करी है सरकार ने। तो इसके ऑप्शंस हैं ये, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10,000 रुपये, ठीक है। सरकार ने क्या किया है, अपनी डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। 31 मार्च तक सभी को अपना जो पैन कार्ड है उसको किससे जुड़वाना है, आधार कार्ड से जुड़वाना है। अगर कोई नहीं जुड़वाता है तो 31 मार्च के बाद उसको 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। देखिए ये मैंने इमेज दे दी है अपना, इस तरीके का आप सभी जानते हैं आधार कार्ड, और ये अपना इस तरीके का क्या होता है, पैन कार्ड होता है। देखिए इससे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अभी करंट अफेयर्स में रहा है, ये लास्ट ईयर से हो, क्योंकि सरकार इसकी बार बार जो डेट है वो आगे इसकी बढ़ा रही है, एक्सटेंड कर रही है। तो इसके बारे में अपन जान लेते हैं कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है यानी कि जो कर विभाग है, उसने इसके लिए क्या किया है, एक तत्काल पैन कार्ड सेवा शुरू करी है। अब ये देखते हैं कि तत्काल पैन कार्ड सेवा क्या होती है। आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि तत्काल सेवा किस डिपार्टमेंट ने शुरू करी है, तो आप उसका आंसर देंगे कर विभाग ने, ठीक है। तो देखिए ये देखते हैं अपन कि ये चर्चा में क्यों है, ये जो तत्काल सेवा है ये देखते हैं अपन ये चर्चा में क्यों है। देखिए आयकर विभाग ने पहली बार यूनिक पहचान मांगने वाले व्यक्तियों के लिए आधार आधारित तत्काल पैन आवंटन शुरू करी है, ठीक है। आधार तत्काल पैन सेवा, ये सुविधा मुफ्त है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा है ये। और वैध आधार धारकों के लिए यानी कि इसकी जो स्कीम है वो क्या है, पहले आओ और पहले पाओ। ये इसका क्या है कि जैसे आप सबसे पहले जाएंगे तो आप सबसे पहले पाएंगे, इस पे ये बेस्ड है। क्यों शुरू की गई ये सेवा, देखते हैं क्यों शुरू की गई। देखिए एक वरिष्ठ अधिकारी ने अभी हाल ही में ये कहा था कि पैन के लिए आवेदन करने वाले लोगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण इसको क्या किया गया, शुरू किया गया है। और ये किस किस तरीके से होता है कि मोबाइल पर एक ओटीपी नंबर भेजा जाता है, वो ओटीपी की वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद वो उस आवेदन के लिए नागरिक को बोला जाता है। और इससे क्या होगा कि नए पैन में जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर और पता वही रहेगा और आधार कार्ड में वर्णित होगा। यानी कि जैसे ही अपन पैन कार्ड को आधार कार्ड से कनेक्ट करवाएंगे तो कई बार क्या होता है कि कई लोग बाग डबल पैन कार्ड बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए, इसी समस्या को ख़त्म करने के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो डिटेल आधार कार्ड में होगी वही सेम टू सेम डिटेल किस में होगी, पैन कार्ड में होगी। तो इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा क्या किया गई है, एक स्माइल योजना शुरू की गई है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये योजना काफ़ी अभी चर्चा में रही है। तो क्वेश्चन ये है कि स्माइल योजना को किस मंत्रालय ने लागू किया है, ठीक है, इसको किस मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। तो इसके ऑप्शन है आपके पास ये, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसने क्या किया है, इसको शुरू किया है। ये क्वेश्चन आप याद रखना, किसी न किसी शिफ्ट में या किसी न किसी एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए स्टूडेंट, देखते हैं स्माइल योजना। देखिए स्माइल योजना के बारे में आपको यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखना है। पहला तो ये है कि ये कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और दूसरा इसकी जो फुल फॉर्म है, देखिए ये इसकी फुल फॉर्म है, सपोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। ये इसकी फुल फॉर्म है, हो सकता है किसी एग्जाम में आपके ये पूछ ले। और इसको क्यों शुरू किया गया, जो भिखारी होते हैं ना, जो सड़क पे भीख मांगते हैं, उनको पुनर्वास के लिए, यानी कि उनको सही से उनको जगह मिल जाए रहने के लिए और उनको खाना मिल जाए, उसके लिए इसको शुरू किया गया है, ठीक है। देखिए इसके जो पॉइंट्स हैं, जो मुख्य केंद्र हैं वो क्या है, ये इसके पॉइंट है। देखिए पहला तो क्या है कि जो जो भिखारी होते हैं उनको पुनर्वास देना, उनको चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, परामर्श देना,
और उनको शिक्षा और कौशल आदि के विकास कार्य उनके लिए करना। ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि ये जो स्कीम है ये भिखारियों के साथ साथ किसके लिए, ट्रांसजेंडर के लिए भी है, क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारे समाज में ट्रांसजेंडरों को भी कुछ अलग रखा जाता है। ठीक है। और ये जो स्कीम है ये कौन लागू कर रहा है, ये इसको राज्य और जो संघ होते हैं वो इसको लागू करेंगे, जो स्थानीय शहरी निकाय होते हैं वो इसको लागू करेंगे, स्वैच्छिक संगठन तथा जो सीबीओ होते हैं यानी कि समुदाय आधारित जो संगठन होते हैं वो भी इनकी सहायता से क्या किया जाएगा, इसको लागू किया जाएगा। यानी कि ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें क्या करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे। किसकी, किसको करेंगे, ये जो विभाग है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को। ठीक है। तो ये है स्माइल इस योजना के बारे में। आगा क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है। हाल ही में देखिए एक अश्वेत महिला है जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला बन चुकी है। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, ये इसके ऑप्शंस है और इसका जो आंसर है वो क्या है, हरप्रीत चंडी है। कई कई जगह इसको क्या है, सिर्फ प्रीत झंडी के नाम से भी इसको बोला जाता है, प्रीत चंडी। तो या तो आपके ऑप्शन में हरप्रीत चंडी होगा या फिर होगा प्रीत चंडी होगा। ठीक है। मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ। देखिए ये है हरप्रीत चंडी, ये पहली महिला बन चुकी हैं जो कि अश्वेत हैं और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। देखिए हाल ही में जो केंद्र सरकार है लगातार जो सेंसस है 2021 का उसको क्या कर रही है, स्थगित करती जा रही है, और हाल ही में उन्होंने दोबारा स्थगित करने का फैसला किया है। तो इसको कब तक के लिए स्थगित किया गया है, ये इसके ऑप्शन है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, सितंबर 2022 तक क्या कर दिया गया है, जनगणना को स्थगित कर दिया गया है। ये इसका लोगो है, भारत की जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया 2021 का। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का अभी दूसरा चरण जो शुरू हुआ था उसमें वर्ष 2021 के अंत तक खुले में शौच मुक्त, है ना, जो ओडीएफ होता है, ओपन डेफिशिएंसी जो होता है, फ्री जो होता है, उसमें गाँवों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसके ऑप्शन से ये है, इसमें इसका जो करेक्ट स्थान जो ऑप्शन है वो है तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना राज्य को क्या मिला है, पहला स्थान मिला है इसके अंदर। ये लोगो आप सभी जानते होंगे, स्वच्छ भारत का लोगो है। देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अभियान के बारे में अपन कुछ थोड़ा देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो क्या है कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय, देखिए जो स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान है उसको कौन सा मंत्रालय जारी करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल शक्ति जो मंत्रालय होता है वो क्या करता है, इसको ऑपरेट करता है स्वच्छ सर्वेक्षण को। और हाल ही में इसके क्या किया कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 या ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का सेकंड फेज उन्होंने क्या किया है, शुरू किया है। इस मंत्रालय के द्वारा ये जो इसका जो पहला चरण था वो कब शुरू किया गया था, 2018 और 2019 में क्या किया गया था, इसका पहला चरण शुरू किया गया था। और ये कितने गाँवों में फैला हुआ है, ये 17,475 गाँवों में इसको कवर किया गया है, और 698 जिलों में क्या किया गया, इसको कवर किया गया है। इसको जो शुरू किया गया था, यानी कि जो ओपन ओडीएफ होता है ना, खुले में शौच मुक्त, इसको महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी कि 2 अक्टूबर 2019 तक ये घोषित किया गया था कि भारत को खुले में शौच मुक्त बना दिया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। देखिए हाल ही में एक टीम ऐसी थी जिन्होंने क्या किया है कि न्यूजीलैंड से अभी जो टेस्ट मैच होते हैं वो जीता है, और कितने साल बाद जीता है, 21 साल बाद। 21 साल से वो टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई भी टेस्ट मैच जीत ही नहीं पा रही थी। तो हाल ही में उन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है कि 21 साल बाद में उन्होंने ये टेस्ट मैच जीता है। कौन सी टीम है वो, तो इसके ऑप्शंस है, ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की टीम ने हाल ही में अभी 3-4 दिन पहले ही जो टेस्ट मैच है वो जीता है। और ये इसकी फ़ोटो है, देखिए ये आपके न्यूजीलैंड के कैप्टन है और ये आपके बांग्लादेश के कैप्टन है। अगला जो क्वेश्चन है कि तेल गैस उत्पादक कंपनी ओएनजीसी, ओएनजीसी आप सभी जानते हैं बहुत बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है, कि पहली महिला सीएमडी किसे बनाया गया है। ओएनजीसी के अभी तक जितने भी सीएमडी बने हैं वो फीमेल नहीं बनी है, वो हमेशा मेल रहे हैं। इसकी जो पहली महिला सीएमडी जो बनाया गया है वो किसे बनाया गया है,
इसके ऑप्शन है ये, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अलका मित्तल। अलका मित्तल को क्या क्या बनी है, पहली महिला सीएमडी बनी है ओएनजीसी की। ये आपको याद रखना है, ये किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। देखिए ये उनकी फ़ोटो है अलका मित्तल की। अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री से सम्मानित किस प्रसिद्ध समाज सेवी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो इसके ऑप्शन है आपके पास ये, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिंधुताई सपकाल। ये इनकी फ़ोटो है। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा किस समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत के दौरे पर 10 जनवरी से आ रहे हैं। ठीक है, हाल ही में अभी एक समिट होने वाली है भारत में 10 जनवरी को, उसमें नेपाल के प्रधानमंत्री आ रहे हैं शेर बहादुर देउबा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, शेर बहादुर देउबा। तो वो कौन सी समिट है जो 10 जनवरी से स्टार्ट होगी और 12 जनवरी को ख़त्म होगी, जिसमें ये हिस्सा लेने आ रहे हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं ये, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाइब्रेंट गुजरात। इसका मैं आपको लोगो दिखा देता हूँ समिट का। ये इसका लोगो है। देखिए इस वाइब्रेंट गुजरात के जो समिट होती है इसके बारे में अपन कुछ और देखते हैं। देखिए इसकी जो पृष्ठभूमि है, यानी कि ये कब शुरू किया गया था और किसने शुरू किया गया था, ये देखते हैं। जो वाइब्रेंट गुजरात है इसको 2003 में नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था, और इसका जो उद्देश्य था वो था गुजरात को फिर से एक पसंदीदा निवेश, यानी कि गुजरात में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, यानी कि एक तो एक्सपोर्ट बनाने के लिए और एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। लेकिन हाल ही में जो अभी मैंने आपको बताया कि 10 से 12 जनवरी के बीच में जो ये समिट होने वाली थी गुजरात में, उसको क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, अभी ये करंट अफेयर्स, अभी ये न्यूज़ आई थी, कल की ये न्यूज़ है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, कोविड के कारण, यानी कि कोरोना का जो संक्रमण है भारत में कुछ ज़्यादा हो रहा है, उसके कारण इसको क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, अब ये समिट नहीं होगी। ठीक है, इसको टाल दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय हवाई खेल नीति यानी कि नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी NASP का मसौदा जारी किया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा मंत्रालय ने NASP का यानी कि जो नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी है उसका मसौदा तैयार किया है। तो इसके ऑप्शंस हैं ये, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। ठीक है, ये इसका लोगो है अपना। ठीक है, ये तो अपने करंट अफेयर जो कि जनवरी 5 और 6 के थे। ठीक है, देखिए दोस्तों एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम जो चैनल है मेरा उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको इससे ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट आपको दे पाऊँ। ठीक है, और आपसे यह भी रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको और किस तरीके का मटेरियल चाहिए, मैं सभी आपको क्या करूँगा, प्रोवाइड कराऊँगा। और जो भी आपका सुझाव है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।